नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का लेक्चर नंबर 6 देखने वाले हैं, जिसमें आज हम अध्याय 8 चालू करेंगे, जिसका नाम है समापन। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में ये टॉपिक लिखा हुआ है, सोसाइटियों का परिसमापन। परिसमापन का मतलब होता है ख़त्म करना या बंद कर देना। तो धारा 69 यहाँ पे आप देखेंगे तो धारा 69 में सोसाइटियों का परिसमापन एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब अध्याय 8 में धारा 69 के अलावा भी बाकी के धारा हैं, तो वो सब धाराएं हम पढ़ेंगे। अगर डीपली पूछ दिया जाए तो आपसे क्वेश्चन बन जाए, इसलिए हम अध्याय 8 के सारे धाराओं को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। टॉपिक बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और इजी टॉपिक है। तो ऐसे जो टॉपिक जो छोटा हो और इजी हो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए सिलेबस में तो इसका भी जो भागीदारी है वो बराबर है, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे सॉलिड बनेगा। और वीडियो के एंड में जो एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करवाऊंगा उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसका कंप्लीट पैकेज चाहते हैं सहकारिता का, तो प्ले स्टोर से अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको जो ये नंबर दिख रहा है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ अधिनियम वाला पैकेज चाहिए तो वो भी अभी मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज का क्लास। धारा 69 सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो धारा 69 क्या कहता है? सोसाइटियों का परिसमापन, अर्थात कौन सा ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें सोसाइटियों का परिसमापन अर्थात उसको बंद किया जाएगा। तो इससे पहले के क्लासेस में हमने धारा 59 के अधीन जो जांच किया जाता है सोसाइटियों का, और धारा 60 के अधीन जो सोसाइटियों का निरीक्षण किया जाता है, तो हमने इसको पढ़ा हुआ था कि कैसे सोसाइटियों का संपरीक्षा किया जाता है, मतलब ऑडिट किया जाता है। उसके अंतर्गत सोसाइटियों का जांच निरीक्षण, ताकि सोसाइटियां प्रॉपर रूप से काम कर सके। उसमें देखा जाता है कि सोसाइटियां प्रॉपर तरीके से काम कर रही कि नहीं कर रही, सही नियमों का पालन कर रही कि नहीं कर रही। तो उसी के दौरान मतलब धारा 59 और धारा 60 का जो निर्णय आता है, तो इसके किया जा चुकने के पश्चात किसी सोसाइटी के कम से कम 3/4 सदस्यों के द्वारा, अर्थात 3/4 सदस्यों के द्वारा आवेदन के प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार की यह राय हो कि सोसाइटी का परिसमापन कर दिया जाना चाहिए, तो वह उसका परिसमापन कर दिया जाने का निर्देश देते हुए आदेश जारी कर सकेगा। इसका क्या यह मतलब है कि अगर धारा 59 के अधीन जांच या फिर धारा 60 के अधीन निरीक्षण होता है, तो जांच और निरीक्षण हो जाने के पश्चात यदि किसी सोसाइटी के कम से कम 3/4 सदस्य, कितने 3/4 सदस्य किसी सोसाइटी के परिसमापन के लिए आवेदन देंगे। अब आवेदन देंगे किसको? रजिस्ट्रार को। तो रजिस्ट्रार वो देखेगा आवेदन की किसी सोसाइटी के परिसमापन अर्थात उसको ख़त्म करने के लिए आवेदन आया है, और उसके बाद अगर रजिस्ट्रार को सही लगेगा, रजिस्ट्रार की राय में सही लगेगा कि उसका परिसमापन कर दिया जाना चाहिए, तो इस हेतु रजिस्ट्रार जो है आदेश दे सकेगा। अब हम बात करेंगे दूसरा कंडीशन, रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से। मतलब रजिस्ट्रार को ऐसे कौन से कंडीशन सोसाइटियों के देखेगा जो खुद से, स्वप्रेरणा मतलब खुद से किसी भी सोसाइटी का परिसमापन वो कर सकता है। पहला जो कंडीशन था उसमें हमने देखा कि सोसाइटी के सदस्य 3/4 सदस्य आवेदन करेंगे परिसमापन के लिए। दूसरा जो कंडीशन है वो हम क्या देख रहे हैं कि रजिस्ट्रार बिना आवेदन के, मतलब खुद से किन चीज़ों को देखते हुए किसी भी सोसाइटी का परिसमापन अर्थात समाप्त उसको कर सकता है। तो हम देखते हैं कंडीशन। पहला, जहां उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो, अर्थात रजिस्ट्रीकरण तो उसने कराया है लेकिन वो सही तरीके से या फिर सही समय पर जब उसको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है तब, अथवा जहां उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो, अर्थात रजिस्ट्रीकरण के बाद उचित समय में कोई सोसाइटी अगर काम नहीं कर रहा है या फिर कार्य करना बंद कर दिया है, तब रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से ऐसे सोसाइटियों के परिसमापन का आदेश दे सकता है। तो ये आपका मतलब पहला कंडीशन हो गया। फिर दूसरा कंडीशन, कब रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से परिसमापन का आदेश दे सकता है? जहां रजिस्ट्रार की राय में वह सोसाइटी मुख्यतः किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के समूह के हित को, न कि साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य करती हो। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर सोसाइटी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के हित के लिए, मतलब किसी एक व्यक्ति के फायदे के लिए या फिर 2-4 व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के फायदे के लिए कार्य कर रहा है, ना कि अपने सदस्यों के साधारण हित को देखते हुए कार्य कर रहा है,
तो अगर कोई ऐसा कंडीशन देखता है रजिस्ट्रार, तो वो अपने स्वप्रेरणा से किसी भी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश दे सकता है। अब ग में हम पढ़ेंगे, ग क्या कहता है, जहां उस सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों तथा उप विधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो कि रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध मतलब रजिस्ट्रेशन और सोसाइटियों के मैनेजमेंट से संबंधित अगर कोई नियम या कोई शर्त है उसका पालन नहीं करता, पालन करना बंद कर देता है, तो ये एक तीसरा कंडीशन है कि रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी भी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश दे सकता है। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि ये 3 कंडीशन जब रजिस्ट्रार को लगेगा, इन कंडीशन को देखते हुए कि किसी सोसाइटी को परिसमापन अर्थात बंद कर देना चाहिए तो, और पहला जो कंडीशन हमने देखा कि 3/4 जो सदस्य है अगर लिखित आवेदन देंगे परिसमापन के लिए तो। अब इसके बाद स्वप्रेरणा वाला जो एक और कंडीशन हम पढ़ेंगे घ, तो ये क्या है, जहां कोई प्राथमिक उधार सोसाइटी सदस्यों से अपनी पूरी अतिशोध्य मांग लगातार 3 सहकारी वर्षों तक वसूल न करके व्यतिक्रम मतलब भूल कर रहा है तो, है ना। अर्थात अगर कोई प्राथमिक उधार सोसाइटी है और उसने अपने सदस्यों को जो भी उधार दिया हो अगर वो बाकी है, जिसको हम अतिशोध्य मांग कहते हैं, ओवर ड्यू डिमांड, और 3 साल हो गए, लगातार 3 साल, है ना, तो लगातार 3 वर्षों तक अगर वो वसूल नहीं कर रहा है, वसूल ना करने की भूल कर रहा है, तब भी उसको रजिस्ट्रार जो है स्वप्रेरणा से ऐसे सोसाइटी को परिसमापन करने का आदेश दे सकता है। तथा अतिष्ठान मतलब अगर सोसाइटी की स्थापना हो गई उसके पश्चात भी जो अतिशोध्य मांग है वो वसूल करने में अगर वो असफल रहता है तो भी रजिस्ट्रार जो है स्वप्रेरणा से ऐसे सोसाइटी का परिसमापन का आदेश दे सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी इस तरीके का आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिस्थापित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर संबंधित सोसाइटी को न दे दिया जाए। अर्थात किस कारण से हम किसी सोसाइटी का परिसमापन कर रहे हैं वो कारण बताना भी तो जरूरी है, तो तब तक ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि समय पर ऐसे सोसाइटियों को उचित कारण ना बताया जाए कि क्यों हम आपका परिसमापन कर रहे हैं, और उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन, तो अब सोसाइटी को कारण बताया जाएगा तो सोसाइटी क्या है, प्रत्युत्तर देगा, है ना। अभ्यावेदन मतलब तर्क देगा या फिर प्रयास करेगा। तो यदि कोई प्रत्यावेदन हो तो उस पर विचार ना कर लिया गया हो, अर्थात उसके द्वारा जो भी उत्तर दिया जाएगा उसको ना सुन लिया गया हो, तब तक इस तरीके का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। अब अगला कंडीशन पढ़ते हैं। रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के परिसमापन संबंधी किसी आदेश को उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द होने से पूर्व किसी भी समय उस दशा में रद्द कर सकेगा जबकि उसकी राय में उस सोसाइटी का अस्तित्व में बना रहना आवश्यक है। इसका क्या मतलब है, अगर कोई परिसमापन का आदेश जो है रजिस्ट्रार जो है जारी करने ही वाला रहता है, ठीक है, या करने का वो सोच रहा है, तो उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द होने से पूर्व, उसका रजिस्ट्रीकरण अगर रद्द नहीं हुआ है, बस आदेश दे दिया गया है परिसमापन का, तो रद्द होने से पूर्व रजिस्ट्रार कभी भी उस परिसमापन संबंधी आदेश को रद्द कर सकता है, खत्म कर सकता है, अगर सोसाइटी को लगे कि अगर रजिस्ट्रार को लगे कि उस सोसाइटी का अस्तित्व में रहना ज़रूरी है, मतलब उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको अस्तित्व में रहना चाहिए। अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगेगा तो कभी भी किसी भी सोसाइटी के परिसमापन संबंधी आदेश रहेगा उसको रजिस्ट्रार रद्द कर सकता है, ठीक है। अगला कंडीशन देखते हैं, 5वां क्या है, किसी भी सहकारी बैंक, अब जहां भी सहकारी बैंक आएगा, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे थे, सोसाइटी के बारे में, अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम सहकारी बैंक। तो जहां भी सहकारी बैंक आएगा आप आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया याद रख लेंगे। क्या याद रखेंगे, जहां भी सहकारी बैंक आएगा आप आरबीआई याद रखेंगे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी भी सहकारी बैंक का परिसमापन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिखित पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अर्थात अगर कोई सहकारी बैंक है तो आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिखित पूर्व मंजूरी लेना पड़ेगा कि हम इसका परिसमापन कर रहे हैं। तो जब तक कोई लिखित पूर्व मंजूरी नहीं मिल जाएगी आरबीआई से, उसको परिसमापित या ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। लिखित पूर्व मंजूरी किसकी, आरबीआई की ज़रूरत है, कब, जब परिसमापन सहकारी बैंक का कंडीशन अगर होता है तो, ठीक है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे।
फिर अगला धारा आपका धारा 69 का धारा 69 का है सहकारी बैंक का परिसमापन। इससे पहले हमने जो पढ़ा था धारा वो क्या था, सोसाइटी का परिसमापन। ये है आपका सहकारी बैंक का परिसमापन। तो हमने देखा था कि रजिस्ट्रार किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश जारी करेगा यदि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 के जो धारा 13D या हिंदी में लिखा रहेगा तो घ लिखा रहेगा में वर्णित परिस्थितियों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए। इससे पहले भी हमने देखा था कि अगर सहकारी बैंक के परिसमापन से संबंधित अगर आदेश जारी किया जाएगा या उसके बारे में सोचा जाएगा तब आरबीआई की लिखित पूर्व मंजूरी आवश्यक है। अब यहाँ पर आरबीआई भी कैसे देखेगा कि सहकारी बैंक का परिसमापन किया जाना चाहिए? अगर किसी सहकारी बैंक ने, ठीक है, ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 है, इसके धारा डी में जो भी वर्णित परिस्थितियां हैं, इस परिस्थितियों को पालन सही से किया है कि नहीं किया है ना, उसके हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अगर अपेक्षा किया जाता है तब जाकर सहकारी बैंक का परिसमापन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे, रजिस्ट्रार किसी सहकारी बैंक के परिसमापन का आदेश जारी कर सकता है, लेकिन डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 की धारा डी में वर्णित परिस्थितियों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या याद रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की लिखित पूर्व मंजूरी बहुत ही आवश्यक है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये बन सकता है कि सहकारी बैंक का जो परिसमापन है वो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के कौन से धारा में निहित है? तो धारा 69 का क। तो यहाँ पे ये दो चीज़ याद रखेंगे कि अगर सिर्फ धारा 69 है तो यहाँ पे सोसाइटी, सिर्फ धारा 69 है तो सोसाइटियों का परिसमापन। अब जब क जुड़ जाएगा, ठीक है, जब क जुड़ जाएगा तो सहकारी बैंक का परिसमापन। और ये जो दोनों धारा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अब इसके बाद की जो धाराएं हैं वो आपका सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ा देता हूँ, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपसे ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो जो धारा 70 है वो है आपका समापक की नियुक्ति। समापक का मतलब जो सोसाइटियों को समाप्त कर सकता है ना। तो जहाँ रजिस्ट्रार ने किसी सोसाइटी के परिसमापक के लिए धारा 69 के अधीन कोई आदेश कर दिया गया हो, वहाँ उस प्रयोजन के लिए समापक नियुक्त कर सकेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि समापक नियुक्त कौन करेगा, रजिस्ट्रार। किस कंडीशन में करेगा, वो धारा 69 के अंतर्गत देखेगा कि किसी सोसाइटी का परिसमापन किया जाना चाहिए तो रजिस्ट्रार उसके लिए समापक नियुक्त कर सकेगा। ठीक है, तथा उसका परिश्रमिक नियत कर सकेगा, मतलब इसको कितना परिश्रमिक देना चाहिए, और किसी भी ऐसे व्यक्ति जो समापक के रूप में नियुक्त किया गया हो किसी भी समय हटा भी सकेगा। ऐसा नहीं है कि नियुक्त कर दिए तो उसको नहीं हटा सकेगा। रजिस्ट्रार समापक की नियुक्ति भी कर सकेगा और किसी भी समय उसको हटा भी सकेगा और उसके स्थान पर किसी और को भी रख सकेगा, है ना। तो उसको नियुक्त कर सकता है, उसको रिप्लेस कर सकता है और उसको हटा भी सकता है। किसको, समापक को। कौन, रजिस्ट्रार। सहकारी बैंक के संबंध में जिसका कि रिजर्व बैंक की अध्यापेक्षा प्राप्त होने पर समापन किया जाना के लिए आदेश कर दिया गया हो, समापक को रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना न तो नियुक्त किया जाएगा और न ही हटाया जाएगा। तो मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि जब भी सहकारी बैंक आएगा आप आरबीआई याद रख लेना। सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए भी आरबीआई की लिखित पूर्व मंजूरी आवश्यक है और सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए अगर कोई समापक नियुक्त किया जाएगा तो उसके लिए भी रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। उसके बिना कोई समापक नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये जो स्पेशली सहकारी बैंक वाला कंडीशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं। अगला है आपका धारा 70 का समापक का नियंत्रण। इसमें हम देखेंगे कि समापक की जो शक्तियाँ वगैरह है, वो पावर वगैरह है, या फिर समापक जब बन जाता है उसके पश्चात क्या होता है। तो समापक की नियुक्ति के पश्चात किसी सोसाइटी की बोर्ड की समस्त शक्तियाँ, जो बोर्ड की शक्तियाँ होंगी, चाहे वो बोर्ड निर्वाचित हो या फिर नाम निर्दिष्ट अर्थात मनोनीत हो,
बोर्ड की समस्त शक्तियां क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जैसे ही समापक नियुक्त किया जाएगा, है ना, सोसाइटी की जो बोर्ड की शक्तियां होंगी, चाहे वो बोर्ड निर्वाचित हो या फिर नाम निर्दिष्ट हो। इन शॉर्ट आप क्या याद रखेंगे कि बोर्ड की समस्त शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, और इसके पश्चात सोसाइटी के कर्मचारी समापक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे। ठीक है, इसको आप एक बार और समझिए। जैसे ही समापक की नियुक्ति की जाएगी, सोसाइटी के जितनी भी शक्तियां हैं वो खत्म हो जाएगी। अब सोसाइटी के जो कर्मचारी होंगे वो समापक के नियंत्रण के अंतर्गत आ जाएंगे। ये है आपका धारा 70 का क। फिर अगला है आपका धारा 71, समापक की शक्तियां। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको बस एक लाइन पढ़ लेते हैं, अगर पूछ दिया जाए तो पूछ दिया जाए। समापक की शक्तियां कौन से धारा में है, अगर पूछा जाएगा तो शायद ऐसा पूछ दिया जाएगा, तो धारा 71। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। किसी ऐसी सोसाइटी की परिसमापन का आदेश कर दिया गया है, समस्त आस्तियां, मतलब उस सोसाइटी के एसेट्स, है ना, धारा 70 के अधीन नियुक्त किए गए समापक में उस तारीख से निहित हो जाएगी जिसको कि वह आदेश प्रभावशील हो, और समापक को यह शक्ति होगी कि वह ऐसी आस्तियां विक्रय द्वारा या अन्यथा वसूल कर सके। इस लाइन का क्या मतलब है, अगर कोई जो समापक है वो जब नियुक्त हो जाता है तो और किसी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश कर दिया गया हो, तो जो भी सोसाइटी की समस्त आस्तियां, मतलब जो प्रॉपर्टी होगा, संपत्ति होगा, वो समापक के पास आ जाएगा जिस तारीख को इस टाइप का आदेश पारित हो जाएगा। अब समापक के पास ये संपत्ति आ गया तो समापक ऐसी आस्तियां, मतलब संपत्ति का विक्रय कर सकता है वसूली करने के लिए, अन्यथा अन्य तरीके से भी वो वसूल कर सकता है। जब किसी सोसाइटी के कामकाज का परिसमापन कर दिया गया हो तब समापक रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेगा और सोसाइटी के अभिलेख ऐसे स्थान पर जमा करेगा जैसा कि रजिस्ट्रार का है ना। तो जो भी सोसाइटी के कामकाज रहेंगे और परिसमापन के संबंधित जो भी जानकारी रहेगा, ठीक है, समापक क्या करेगा, उसकी जानकारी का जो रिपोर्ट है वो रजिस्ट्रार को देगा और जो भी अभिलेख है उस स्थान में रखेगा या जमा करेगा जैसे कि रजिस्ट्रार कहे। फिर अगला है आपका धारा 72। धारा 72 है आपका समापित सोसाइटियों की अधिशेष आस्तियों का वयन। अधिशेष मतलब बचा हुआ है या फिर सरप्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर कोई सोसाइटी समाप्त हो जाती है तो उसके पास जो अधिशेष आस्तियाँ बचती है उसका क्या किया जाता है। ठीक है, तो किसी परिसमापित सोसाइटी के समस्त दायित्वों की जिनके की अंतर्गत समादत्त, मतलब कि सेटल्ड अंश पूंजी हो गया है, पूर्ति हो जाने के पश्चात अधिशेष मतलब अतिरिक्त या फिर सरप्लस रही आस्तियां उसके सदस्यों में विभाजित नहीं की जाएगी। अर्थात अगर कोई भी सोसाइटी समाप्त हो जाता है, उसके बाद जो भी पैसे का सेटलमेंट वगैरह करना है वो हो गया, फिर भी कोई अतिरिक्त आस्तियां मतलब संपत्ति बच जाती है तो उस संपत्ति के क्या किया जाएगा, उसके सदस्यों में विभाजित नहीं किया जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं पे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि लगेगा क्या कि हाँ भैया उसके जो भी सदस्य होंगे उसमें विभाजित कर देंगे, है ना, मन से अगर सोचेंगे तो ऐसे ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि विभाजित नहीं किया जाएगा, अपितु वे किसी ऐसे उद्देश्य जो कि सोसाइटी की उपविधियों में वर्णित हो, अर्थात सोसाइटी के नियम में वर्णित होगा, उस उद्देश्य के लिए उसको लगाया जाएगा, या फिर अगर वर्णित नहीं हो तब किसी ऐसे लोकोपयोगी अर्थात लोगों के हित के लिए जो कि सोसाइटी के साधारण सम्मेलन द्वारा, मतलब सोसाइटी में साधारण सम्मेलन बुलाकर उसके बारे में चर्चा कर रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जाए कि उसके उपयोग जो है हम किस तरीके से करें। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि अगर कोई सोसाइटी ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाने के बाद अगर अतिरिक्त पैसा बच जाता है तो उसके सदस्यों में उसका विभाजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आज जो भी पढ़ें, ठीक है, आपका जो टॉपिक था समाप्त हो गया, जो भी पढ़ेंगे उससे संबंधित एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटियों का परिसमापन निम्न में से किस धारा के अंतर्गत किया जाता है। तो हमने देखा कि सोसाइटी का जो है परिसमापन किया जाता है धारा 69 के अंतर्गत, जबकि सहकारी सोसाइटी का परिसमापन किया जाता है
सॉरी सहकारी बैंक का परिसमापन किया जाता है 69 क के अंतर्गत और सहकारी सोसाइटी का परिसमापन धारा 69 के अंतर्गत। तो इसका जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, अगला है किसी सोसाइटी कितने सदस्यों द्वारा किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार सोसाइटी के परिसमापन पर आदेश जारी कर सकता है। तो कितने सदस्य, हमने देखा था 3/4 सदस्यों के आवेदन पर ही रजिस्ट्रार ऐसा कर सकता है। फिर अगला है रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किए जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा यदि, कंडीशन आपको याद रखना है कि स्वप्रेरणा से रजिस्ट्रार जो है किसी भी सोसाइटी का परिसमापन कैसे कर सकता है। तो हम सारे कंडीशन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे। सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना बंद कर दिया गया हो, तो ऐसा कंडीशन रहेगा तो रजिस्ट्रार परिसमापन का आदेश दे सकता है, ये कंडीशन सही है। दूसरा है सोसाइटी मुख्यतः किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के हित को ना कि साधारणतः सदस्यों के हित को सोचता है, तो ये कंडीशन भी सही हमने पढ़ा अभी जस्ट, है ना। सोसाइटी ने इस अधिनियम नियमों या फिर उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो कि रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध से संबंधित है इसका पालन नहीं किया, तो ये कंडीशन भी सही हमने पढ़ा था। जहां कोई प्राथमिक उधार सोसाइटी सदस्यों के से अपनी पूरी अतिशोध का जो मांग है लगातार 3 कितना वर्ष भी याद रख लेना, लगातार 3 वर्ष तक वसूल नहीं कर पाता, तो ये कंडीशन भी सही है। तो ये चारों कंडीशन सही है। ऑप्शन जो डी है 1 2, ये ऑप्शन सी है 1 2 3 4, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला है आपका किसी भी सहकारी बैंक का परिसमापन निम्न में से किसके लिखित पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जहां भी सहकारी बैंक दिखेगा आपको याद रख लेना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। अगला है सहकारी बैंक का परिसमापन निम्न में से किस धारा में निहित है। तो सहकारी बैंक का परिसमापन हमको कौन सी धारा में देखने को मिलता है, धारा 69 का क। ठीक है, क याद रखेंगे, सहकारी बैंक में याद रखेंगे क, जबकि सिर्फ धारा 69 है सहकारी सोसाइटी का और यह है सहकारी बैंक। फिर अगला है आपका निम्न में से किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार समापक की नियुक्ति कर सकता है। तो समापक की नियुक्ति कौन से धारा के अंतर्गत किया जाता है, क्वेश्चन आया तो आपको याद रखना है धारा 70 के अंतर्गत। निम्न में से किस संस्था के संबंध में समापक को रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना ना तो नियुक्त किया जाएगा ना ही हटाया जाएगा। तो फिर क्वेश्चन आ गया, जहां भी आरबीआई आएगा आप क्या याद रखेंगे, सहकारी बैंक। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी सहकारी बैंक। फिर अगला है धारा 70 के अंतर्गत समापक के नियुक्ति के संबंध में निम्न में से क्या सही है। तो चलिए कंडीशन हम समझते हैं। रजिस्ट्रार समापक की नियुक्ति कर सकेगा, बिल्कुल कर सकता है। रजिस्ट्रार समापक को किसी भी समय हटा सकता है, बिल्कुल हटा सकता है। रजिस्ट्रार किसी दूसरे व्यक्ति को भी समापक के स्थान पर नियुक्त कर सकता है, मतलब रिप्लेस भी कर सकता है। तो ये तीनों कंडीशन सही है, उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सही होगा। अगला है समापक की नियुक्ति के पश्चात सोसाइटी के संबंध में क्या सही है। तो जब भी समापक की नियुक्ति हो जाती है, हमने देखा कि जो बोर्ड है, बोर्ड की समस्त शक्तियाँ तो है समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सोसाइटी के जितने भी कर्मचारी होंगे वो समापक के नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी विकल्प ए और बी दोनों सही, ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन है। किसी परिसमापित सोसाइटी के संबंध दायित्व की पूर्ति हो जाने के पश्चात अधिशेष रही आस्तियों का क्या किया जाएगा। अर्थात परिसमापित होने के बाद जो एक्स्ट्रा संपत्ति बचता है सोसाइटी का, उसका क्या किया जाता है, ये हमने पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं कंडीशन। उसके सदस्यों में विभाजित किया जाएगा, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। उसके सदस्यों में, ये गलत है, उसके सदस्यों में विभाजित नहीं किया जाएगा, तो दूसरा वाला सही है। किसी ऐसे उद्देश्य जो कि सोसाइटी की उपविधियों में वर्णित हो, तो अगर सोसाइटी की नियमावली में वर्णित होगा ऐसा उद्देश्य में लगाया जा सकता है, ये कंडीशन भी आपका सही है। ठीक है, तो तीसरा भी सही हो गया। चौथा क्या है, यदि सोसाइटी की उपविधियों में उद्देश्य ये इस प्रकार का वर्णित ना हो तब क्या किया जाएगा, किसी लोकोपयोगी उद्देश्य में इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये जो कंडीशन ये भी सही है, तो आपका ये गलत हो गया। 2 3 4 सही है, 2 3 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी।
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है बनाने हैं। ठीक है, आगे का जो टॉपिक बचा है, केवल जो एक टॉपिक बचा हुआ, फिर ये जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने पेड क्लास नहीं ज्वाइन किया है तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।